नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसला दी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा छठी के लिए वसंत भाग 1 में से पाठ क्रमांक 5वां लेकर आई हूँ, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व इस पाठ के लेखक गुणाकर मूले जी हैं। बच्चों, पाठ की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, ठीक है? आप पाठशाला आते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो, वह ज्ञान आप किसके सहायता से प्राप्त करते हो या किसके आधार पर प्राप्त करते हो, बताइए मुझे। जी हाँ, किताबों की सहायता से। अच्छा, रोज सुबह उठते उठते हमें पढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? बिल्कुल सही, अखबार। आप पाठ्य पुस्तकों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करते हो, समाचार पत्र की सहायता से खबरें पढ़ते हो, तो ये सारा ज्ञान आप किसकी सहायता से प्राप्त करते हो? जी हाँ, जो कि समाचार पत्र हो, पाठ्य पुस्तक हो, इसमें जो अक्षर होते हैं, अगर यह अक्षर ज्ञान हमें हो तो हम जो भी वह जानकारी है उसे पढ़ सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का यह जो पाठ है अक्षरों का महत्व, जिसे गुणाकर मूले जी ने लिखा है, उन्होंने अक्षर की जो महत्ता है वह इस पाठ के आधार पर हमें बताने का प्रयास किया है। अक्षरों का महत्व पाठ गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया है। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रहती हैं तथा अनेक साहित्य हम पढ़ते हैं। अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। आज भी प्रतिदिन पुस्तकें छपती रहती हैं। प्रत्येक पुस्तक में अक्षर होते हैं। देखिए, अक्षरों का महत्व इस पाठ में गुणाकर मूले जी जो है उन्होंने हमें यह जानकारी दी है या हमें यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पुस्तक हमारे आसपास है या हमारे इर्द गिर्द है, नहीं। अगर आप वाचनालय में जाते हो, यानी कि आपकी लाइब्रेरी में जाते हो, वहां तो आप क्या करोगे? ढेर सारी पुस्तकें पाओगे। घर में भी अगर आप होते हो तो आपके घर में भी सिर्फ एक ही केवल पुस्तक होती है क्या? नहीं, अनेक पुस्तकें होती है। आप पाठशाला आते हो तो भी केवल एक पाठ्य पुस्तक पढ़ते हो क्या? नहीं, अलग अलग विषयों के अलग अलग पाठ्य पुस्तक आप पढ़ते हो ना। तो यहाँ गुणाकर मूले जी ने यही बताया है कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रहती हैं, जैसे कि वह पाठ्य पुस्तक हो सकती है, कहानी संग्रह हो सकता है, कविता संग्रह हो सकता है। ऐसी अनेक पुस्तकें हमारे इर्द गिर्द होती है या हमारे आसपास होती हैं। तो लेखक ने यहाँ बताया है कि अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। अब तक जिन पुस्तकों की हम गिनती नहीं कर सकते, ऐसी करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। लेखक आगे चलकर यह बताते हैं कि आज भी क्या होता है, दिन प्रतिदिन, आज भी प्रतिदिन पुस्तकें छपती रहती है। ऐसा नहीं कि आज इस हफ्ते में इतवार के दिन पुस्तक छपी है तो अगले महीने में इतवार के दिन पुस्तकें छपेंगी, ऐसा नहीं है। तो प्रतिदिन यानी कि हर रोज कोई ना कोई नई पुस्तकें क्या होती है, छपती रहती हैं। प्रत्येक पुस्तक में अक्षर होते हैं। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है कि प्रत्येक पुस्तक में क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। आज विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं और विभिन्न प्रकार के अक्षर हैं। लेखक ने आगे चलकर हमें यह बताया है कि एक ही प्रकार की पुस्तक नहीं है। आज अगर हम देखते हैं तो हम अनेक प्रकार की पुस्तकें पाते हैं, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पाते हैं और विभिन्न प्रकार के अक्षर भी पाते हैं। अक्षर ज्ञान के बिना मनुष्य की कल्पना भी असंभव है। जैसे कि भारत यह विविधता में एकता होने वाला देश है। भारत की जनसंख्या काफी बड़ी मात्रा में है। हमने देखा है कि भारत में विविध प्रांतों में विविध लोग रहते हैं और उनकी बोलचाल की जो भाषा है वह भी विविध है। जैसे कि महाराष्ट्रियन लोग हैं तो वह मराठी बोलते हैं, कर्नाटक में रहने वाले लोग हैं वह कन्नड़ा बोलते हैं,
आंध्र में रहने वाले लोग तेलुगु बोलते हैं, ठीक है, गुजरात में रहने वाले लोग गुजराती बोलते हैं। तो अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोगों की भाषा जो है वह अलग अलग होती है। तो उसी के अनुसार यहाँ जो पुस्तक छपे जाते हैं तो उनमें होने वाले जो अक्षर हैं वह भी क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी कि उस भाषा के अनुसार वह अक्षर भी क्या होते हैं, बदले जाते हैं। अक्षर ज्ञान के बिना मनुष्य की जो कल्पना है वह भी असंभव है, ऐसा कहा गया है। अगर अक्षर नहीं है तो मनुष्य कुछ नहीं है। अक्षरों को अगर हम अलग करते हैं तो मनुष्य कुछ भी नहीं है, ऐसा लेखक ने हमें यहाँ बताया है। लेखक आगे चलकर यहाँ बताते हैं कि यदि मनुष्य को अक्षर ज्ञान न होता तो आज दुनिया का न जाने क्या होता। बिल्कुल सही कहा है ना बच्चों लेखक ने कि आज अगर मनुष्य को अक्षर ज्ञान नहीं होता, अगर हम लोग यानी कि हम मनुष्य अक्षरों को जानते ही नहीं, अक्षरों को पहचानते ही नहीं या अक्षरों को बोल नहीं पाते, तो आज जो हम ये दुनिया देख रहे हैं इसका जो रूप है वह कैसा होता, बिल्कुल अलग होता। ना जाने इस दुनिया का क्या होता। ऐसे अक्षरों का महत्व इस पाठ में गुणाकार मूले जी ने कहा है। आगे चलकर लेखक यह बताते हैं कि अक्षरों की जो खोज है, अक्षरों की खोज के विषय में लोगों के अनेक मत हैं। अक्षरों की खोज के विषय में लोगों के अनेक मत हैं। तो वह मत कौन कौन से हैं या किस प्रकार के हैं? तो लेखक ने यहाँ लिखा है कि कोई कहता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। हम क्या करते हैं, अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल अर्थात युग के प्रारंभ का समय। बच्चों पेंसिल से अनादिकाल को अधोरेखांकित कर लीजिए और उसका अर्थ लिख लीजिए। अनादिकाल अर्थात युग के प्रारंभ का समय। अनादिकाल अर्थात युग के प्रारंभ का समय। तो कोई व्यक्ति जो है उनका मत यह है कि जो यह अक्षर हैं वह कहते हैं हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, यानी कि जब इस युग का प्रारंभ हुआ, जब ये नया दौर शुरू हो गया, जब ये युग शुरुआत हो गई, उस समय से लेकर हम क्या करते हैं, अक्षरों को जानते हैं। ऐसे कई लोगों का कहना है। कोई कहता है कि ईश्वर द्वारा हमें अक्षरों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। देखिए कई लोगों का मानना है कि अनादिकाल से हम क्या करते हैं, इन अक्षरों को जानते हैं या अक्षरों का ज्ञान हमें है। पर कई लोग यह कहते हैं कि यह जो अक्षर है यह अक्षर ईश्वर द्वारा हमें दी गई एक देन है। तो उनका कहना है कि ईश्वर द्वारा हमें क्या हो चुका है, अक्षरों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। ईश्वर ने ही अक्षरों की खोज की थी। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि ईश्वर द्वारा हमें अक्षरों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, और आगे यह भी बताया है कि ईश्वर ने ही क्या की है, अक्षरों की खोज की है। जैसे कि कोई चीज होती है या कोई संशोधन होता है, उसको खोज करने के बाद हम उसका पता लगाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि यह जो अक्षर है, इन अक्षरों की खोज किसने की है, ईश्वर ने की है। परंतु आज हम यह समझते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर द्वारा नहीं वरन मनुष्य ने स्वयं की है। अब देखिए लेखक आगे चलकर यहाँ बताते हैं कि आज के दौर में अगर देखा जाता है तो आज के दौर का जो इंसान है या आज के दौर का जो मनुष्य है वह यह जानता है या उसकी सोच यह है कि यह जो अक्षर है, यह जो अक्षर है, इन अक्षरों की खोज किसने की है, मनुष्य ने स्वयं की है, ना कि ईश्वर के द्वारा हुई है। तो देखिए अक्षरों को लेकर अनेक लोगों ने अपने अपने मत क्या किए हैं, बताए हैं। तो कई लोगों ने क्या कहा है, अपने मत बताते समय, अपना मत व्यक्त करते समय उन्होंने कहा है कि अक्षरों को हम अनादिकाल से यानी कि युग के प्रारंभ से हम क्या करते हैं, अक्षरों को जानते हैं। तो कई लोगों का मानना यह है कि अक्षर जो है वह ईश्वर द्वारा हमें इनका ज्ञान प्राप्त हुआ है और ईश्वर ने ही क्या की है, अक्षरों की खोज की है। परंतु आज के 21वें दौर में या 21वें युग में, आज के इस दौर में हम देखते हैं, हम यह समझते हैं कि अक्षरों की जो खोज है
वह ईश्वर के द्वारा नहीं हुई है। तो अक्षरों की जो खोज है वह मनुष्य ने स्वयं की है। अक्षरों की खोज मनुष्य के द्वारा ही हुई है। किसी देश में अक्षरों की खोज हुई, हमें यह ज्ञान नहीं है। अब देखिए यहाँ यह तो बताया गया है कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने स्वयं की है या अक्षरों की निर्मित मनुष्य के द्वारा हुई है, परंतु किस देश में अक्षरों की निर्मित हुई है या अक्षरों की खोज मनुष्य के द्वारा हुई है, इसका ज्ञान अभी तक हमें मालूम नहीं है या पता नहीं है। यह धरती 5 अरब वर्ष पुरानी है। लेखक ने यह बताया है कि यह जो धरती है, यह धरती 5 अरब वर्ष पुरानी है, यानी कि काफी पुरानी यह धरती है। प्रारंभिक 2-3 अरब वर्ष तक धरती पर कोई जीव जंतु नहीं थे। अब देखिए जब धरती का निर्माण हुआ तो यह बताया गया है कि यह जो धरती का निर्माण है या यह जो धरती है वह 5 अरब वर्ष पुरानी है। और यह 5 अरब वर्ष पुरानी होने के साथ ही जो प्रारंभिक 2-3 अरब वर्ष थे, तो इन 2-3 अरब वर्षों तक यह जो धरती है, इस धरती पर कोई जीव जंतु नहीं थे, कोई सजीव इस धरती पर नहीं थे। बाद में केवल जानवर और वनस्पति ही धरती पर रहे। यानी कि 2-3 अरब वर्षों के पश्चात या 2-3 अरब वर्षों के बाद केवल जानवर और वनस्पति ही इस धरती पर रहे। कौन कौन रहे बच्चों इस धरती पर? जानवर और वनस्पति, यह दोनों ही क्या हो गए? इस धरती पर रहे। कब रहे? 2-3 अरब वर्षों के पश्चात। लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया था। अब देखिए लेखक ने पाठ के द्वारा हमें यह बताने का प्रयास किया है कि लगभग अगर देखा जाए तो 5 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि पिछले जो 5 लाख वर्ष हैं उसके पूर्व मनुष्य ने क्या किया था? धरती पर जन्म लिया था। बच्चों मनुष्य ने धरती पर जन्म कब लिया था? बिल्कुल सही, 5 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य ने क्या किया था? धरती पर जन्म लिया था। धीरे धीरे मानव का विकास होता गया। धीरे धीरे यह जो मनुष्य है या जो मानव है उसका क्या होता गया? विकास होता गया। मनुष्य ने पहले गांव बसाए और खेती करना सीखा। सबसे पहले तो मनुष्य को इन सारी बातों का कोई ज्ञान नहीं था या इन बातों की कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे वह क्या करते गए? सारी चीजें सीखते गया उनके अनुभवों के आधार पर। तो लेखक ने यहाँ इस पाठ के द्वारा बताया है कि मनुष्य ने सबसे पहले क्या किया? जो वो अलग अलग रहते थे, दूर दूर रहते थे, वो इकट्ठा रहने लगे। यानी कि उन्होंने क्या बसाया? एक गांव बसाना जो होता है वह उन्होंने शुरू किया। यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले क्या शुरू किया? गांव बसाए मनुष्यों ने। और फिर उसके बाद मनुष्य ने क्या किया? खेती करना शुरू किया। मनुष्य ने क्या करना शुरू किया? खेती करना शुरू किया। प्रारंभिक काल में मनुष्य को ये सारी चीजें पता थी क्या कि गांव बसाना है, खेती करना है, अपना विकास करना है? नहीं, ये धीरे धीरे होता गया। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया वैसे वैसे ये चीजें होती गई। तो पहले पत्थरों के औजार और फिर धीरे धीरे तांबे और कांसे के औजार बनाए। सबसे पहले मनुष्य को धातु का ज्ञान नहीं था। जैसे कि आज हम देखते हैं लोहा है, तांबा है, पीतल है, कांस्य है, सोना है, चांदी है, यह सारे धातु आज हमें ज्ञात है। एल्यूमिनियम है, ऐसे अनेक प्रकार के जो धातु है इनका ज्ञान है आज हमें। परंतु प्रारंभिक काल में या पुराने काल में जो मनुष्य थे उनको इन धातुओं की जानकारी नहीं थी। तो वह पहले क्या करते थे? जो पत्थर हैं उन पत्थरों के औजार बनाए थे मनुष्य ने। किसके औजार बनाए थे? प्रथम मनुष्य ने पत्थरों के औजार बनाए थे और फिर धीरे धीरे तांबे और कांसे के औजार बनाए। यानी कि देखिए उनका जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे उन्होंने धातु का शोध लगाया, धातु का निर्माण किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे तांबा जो है उस तांबे से औजार बनाए और फिर उसके पश्चात उन्होंने क्या किया? कांसे के जो औजार है वह बनाना शुरू किया।
लेखक इस पाठ में प्रागैतिहासिक काल जो है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल में लेखक यह बताते हैं हमें कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है, यह सबसे पहले लेखक ने हमें स्पष्ट किया है या समझाया है। तो प्रागैतिहासिक काल अर्थात यह है कि इतिहास के पहले का जो काल है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इतिहास यानी कि हमारा बीता हुआ पल या बीता हुआ काल, जो भूतकाल होता है उसे इतिहास कहा जाता है। तो लेखक ने यह बताया है कि प्रागैतिहासिक काल जो है इसका अर्थ यह है कि इतिहास जो है उस इतिहास के पहले का जो काल है उसे क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अब इस काल में मनुष्य को अक्षर ज्ञान नहीं था। यह जो प्रागैतिहासिक काल है, इस प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य को अक्षर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। तो जब इनको अक्षरों का ज्ञान ही नहीं था तो यह मनुष्य अपने विचार कैसे व्यक्त करते थे, वह क्या करते थे एक दूसरे से बातचीत करने के लिए या अपनी बात दूसरे को जब समझानी है तो उस वक्त यह मनुष्य क्या करते थे। तो उस समय जब प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य को भाषा का ज्ञान नहीं था या अक्षर ज्ञान नहीं था, उस समय मनुष्य क्या करते थे, अपने भाव जो है, मनुष्य के जो भाव हैं वह चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया करते थे। व्यक्त करना अर्थात प्रकट करना, व्यक्त करना अर्थात प्रकट करना। तो मनुष्य उनके जो विचार है, उनके जो भाव है, जो कि भाव यानी कि वह सुखी है, दुखी है, यह जो भाव है, आनंदी है, तो यह सारे भाव वह क्या करते थे, चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया करते थे। वह पशु पक्षी मनुष्य आदि के चित्र बनाता है। वह कौन कौन से चित्र बनाते थे अपने भाव व्यक्त करने के लिए, पशु पक्षी मनुष्य आदि के चित्र वह क्या करते थे, बनाया करते थे। इसे चित्र संकेत कह सकते हैं। देखिए, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए पशु पक्षी मनुष्य आदि के जो चित्र बनाता था और अपने भावों को व्यक्त करता था, इसे क्या कहा जाता है, चित्र संकेत कहा जाता है, या इसे हम चित्र संकेत कह सकते हैं। ऐसा लेखक ने हमें यहाँ बताया है इस पाठ के द्वारा। लेखक आगे चलकर यह कहते हैं कि फिर भाव संकेत का विकास हुआ। यह जो भाव संकेत है यानी कि चित्रों की सहायता से या चित्रों के माध्यम से वह अपने भावों को जो व्यक्त करते थे, उसमें पुनः क्या होने लगा, विकास होने लगा। और इस भाव संकेत का विकास हुआ तो इसमें एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणें सी बनाकर सूर्य का चित्र बन जाता। अब देखिए, जैसे कि पहले ये पशु पक्षी मनुष्य आदि का चित्र बनाते थे, अब इन्होंने क्या किया है, इसमें इनके संकेत में, भाव संकेत में क्या हुआ है, विकास हुआ है। और जब इनके भाव संकेत में विकास हुआ तो यह लोग क्या करने लगे कि इसमें एक छोटे वृत्त के चारों ओर, अब देखिए वृत्त अर्थात गोल घेरा, वृत्त अर्थात गोल घेरा। तो यह क्या करते थे, एक वृत्त बनाते थे यानी कि एक गोल घेरा बनाते थे और किरणें से बनाकर सूर्य का चित्र बन जाता था। जैसे कि आप जब चित्रकला करते हो और आपको अगर निसर्ग चित्र बनाने के लिए कहा है तो आप क्या बनाते हो, पहाड़ियाँ बनाते हो, पेड़ पौधे बनाते हो, ऊपर कौवे उड़ रहे ऐसा दिखाते हैं और उन पहाड़ियों के बीच में सूरज का चित्र निकालते हो कि एक गोल निकालते हो और उसमें उस गोल के बाहर से आप क्या करते हो, किरणें दिखाते हो। ठीक उसी प्रकार यह जो लोग हैं प्रागैतिहासिक काल में रहने वाले, तो यह क्या करते थे, एक वृत्त बनाते थे छोटा, यानी कि एक गोल घेरा बनाते थे और उस गोल घेरे के चारों ओर से किरणें सी बनाकर सूर्य का चित्र बनाया करते थे। किसका चित्र बनाया करते थे, सूर्य का चित्र बनाया करते थे। अब पाठ के आगे के पड़ाव में अक्षरों की खोज किस प्रकार से हुई है यह लेखक ने हमें बताया है। लेखक कहते हैं कि लगभग 6000 वर्ष पूर्व ही मनुष्य ने अक्षरों की खोज की है। कितने वर्ष पूर्व मनुष्य ने अक्षरों की खोज की है?
लगभग 6000 वर्ष पूर्व ही क्या की है, मनुष्य ने अक्षरों की खोज की है। जैसे कि हमने पहले देखा कि यह जो धरती है वह 5 अरब वर्ष पुरानी है, और धरती पर यह जो मनुष्य है वह मनुष्य ने जन्म कब लिया है, 5 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया है। तो उसके पश्चात लेखक बताते हैं कि लगभग 6000 वर्ष पूर्व ही मनुष्य ने क्या की है, इन अक्षरों की खोज की है। अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग का प्रारंभ हुआ। अब देखिए, लेखक ने यहां पर बताया है कि जैसे ही अक्षरों की खोज की गई है, इन अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। एक युग समाप्त हो चुका है और एक नया युग आरंभ हो चुका है। और वह नया युग कब आरंभ हो चुका है, जब अक्षरों की खोज हुई है। जब अक्षरों की खोज हुई है, उसी के साथ ही क्या हुआ है, एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। मनुष्य अपने विचार लिखने लगा। अब देखिए, आज अगर हम देखते हैं तो हम लोग भी हमारे विचार व्यक्त करते हैं। किसकी सहायता से व्यक्त करते हैं, हम डायरी लेखन करते हैं। ठीक है, तो डायरी लेखन में हम क्या करते हैं, हमारी दिनचर्या लिखते हैं, कभी कभी हमारे विचार व्यक्त करते हैं उसमें। ठीक उसी प्रकार जब अक्षरों की खोज हुई, एक नए युग का आरंभ हुआ, तो उसी वक्त यह जो मनुष्य है वह मनुष्य क्या करने लगा, अपने विचार जो है वह अपने विचार लिखने लगा। अपने हिसाब किताब भी लिख कर रखता था। सिर्फ अपने विचार लिखता था क्या मनुष्य? नहीं, अपने विचार लिखने के साथ साथ ही मनुष्य क्या करने लगा, उसका जो हिसाब किताब है, जो लेखा जोखा है, वह क्या करने लगा, लिख कर रखने लगा। और जब से यह आरंभ हुआ कि मनुष्य अपने विचार लिख कर रखने लगे, हिसाब किताब लिख कर रखने लगे, तभी से इतिहास का आरंभ हुआ। तभी से किसका आरंभ हुआ, इतिहास का आरंभ हुआ। तो बच्चों, यहां पर देखिए कितने सहजता से लेखक ने यह बताया है कि इतिहास का आरंभ कैसे हुआ। तो मनुष्य जब से अपने विचार लिखकर रखने लगा, अपना हिसाब किताब भी लिखकर रखने लगा, तभी से क्या हो गया, इतिहास का आरंभ हुआ। इतिहास तभी से प्रारंभ होता है जब से मनुष्य के लिखे हुए लेख आदि मिलने लगे। अब देखिए, इतिहास कब से प्रारंभ होने लगा, इतिहास तब से प्रारंभ होने लगा कि जब से जो यह मनुष्य है, मनुष्य ने जो भी लिखे हुए लेख हैं या लिखा हुआ उसका जो भी हिसाब किताब हो, उनके विचार हो, यह जो भी जब से मिलने लगा, तब से क्या हो चुका है, इतिहास का प्रारंभ हो चुका है। आरंभ कब हुआ, जब से वह विचार और हिसाब किताब लिखकर रखने लगा। और इतिहास तभी से प्रारंभ होता है जब से मनुष्य के लिखे हुए लेख आदि सब हमें मिलने लगे। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? मनुष्य ने अनेक सारी खोज किए हैं, अनेक सारी चीजों का निर्माण किया है, परंतु इन सब में मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है बच्चों? जरा सोचो आप। चलो मैं ही बता देती हूं। यदि मनुष्य अक्षरों की खोज न करता तो हम कुछ भी इतिहास नहीं जान पाते। अब देखिए, लेखक ने यहाँ कितने सुंदर शब्दों में कहा है, अगर मनुष्य अक्षरों की खोज ही न करता तो हम कुछ भी इतिहास नहीं जान पाते। हमारे जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों ने उनके काल में जो भी घटनाएं घटित हो चुकी है वह सारी लिख कर रखी हैं, और इसीलिए हमारे भूतकाल में या हमारे इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई है वह आज हमें पता है या उनकी जानकारी हमें मालूम है। परंतु अगर ऐसा न होता तो हम हमारे इतिहास को जान पाते? नहीं जान पाते। और हम हमारे इतिहास को जान पा रहे हैं या जान पाते हैं, यह केवल और केवल किसके वजह से संभव है? जी हाँ, बिल्कुल सही, यह केवल इस वजह से संभव है कि मनुष्य ने अक्षरों की खोज की है।
अक्षरों की खोज की है, उन्होंने लिखे, अपने विचार लिखे हैं, लिखना आरंभ किया है। इसीलिए हम आज हमारा जो इतिहास है वह जान पा रहे हैं। परंतु अगर मनुष्य ने अक्षरों की खोज ही न की होती तो हम कुछ भी इतिहास जान पाते थे क्या? नहीं जान पाते थे। इसीलिए मनुष्य की सबसे बड़ी जो खोज है, मनुष्य की सबसे बड़ी जो खोज है वह है अक्षरों की खोज। आज तक मनुष्य ने काफी सारी खोज किए हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, भौगोलिक दृष्टिकोण से हो, अनेक सारे खोज किए हैं उन्होंने, अनेक निर्माण उन्होंने किए हैं। परंतु इन सभी में मनुष्य की सबसे बड़ी जो खोज है वह क्या है? अक्षरों की खोज है। अक्षरों की खोज के बाद से ही मनुष्य अपने विचार लिखने लगा। जब मनुष्य ने अक्षरों की खोज की उसके बाद ही मनुष्य क्या करने लगा कि अपने विचार वह लिखने लगा। और जब वह अपने विचार लिखने लगा तभी से क्या होने लगा कि पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी प्रयोग करने लगी। तभी से क्या होने लगा? एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी प्रयोग करने लगी। जैसे कि देखो, हमारे पुराने काल में जो भी लोग थे उन्होंने जो भी नुस्खे लिखे होंगे या जो भी साहित्य लिखा होगा उसका प्रयोग या उसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं? आज की दौर में कर रहे हैं। आज के दौर में हम जो भी कुछ साहित्य लिखेंगे उसका इस्तेमाल कौन करेगा? हमारी अगली पीढ़ी करेगा। यानी कि लेखक यह बताते हैं या यह कहना चाहते हैं कि एक पीढ़ी का जो ज्ञान है, जो उन्होंने लिखकर रखा है या अपने विचार जो उन्होंने लिखकर अक्षरों में व्यक्त किए हैं, वह ज्ञान दूसरी पीढ़ी जो है वह क्या कर रही है? प्रयोग करने लगी है, यानी कि इस्तेमाल कर रही है या उपयोग में ला रही है। यानी कि लेखक का कहना यह है कि अगर एक पीढ़ी का जो ज्ञान है उन्होंने अक्षरों की सहायता से, अक्षरों के माध्यम से अगर लिख कर रखा है, तो उस ज्ञान का प्रयोग कौन कर रहा है? उसकी अगली जो पीढ़ी है वह अगली पीढ़ी कर रही है। इसके बाद मनुष्य का तेजी से विकास हुआ। जैसे कि अक्षरों की खोज हुई, मनुष्य अपने विचार, आचार सब कुछ लिखकर व्यक्त करने लगा, अक्षरों की सहायता से, अक्षरों के माध्यम से। तभी से क्या होने लगा कि मनुष्य का तेजी से विकास हुआ। अनेक लिपियां बनी। जैसे कि आज भारत में अगर देखा जाता है तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, और अनेक भाषाएं बोली जाती है तो उन भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होती होंगी। तो यहाँ अनेक लिपियां बनी, तो वह किसकी सहायता से, किसके आधार पर बनी? अक्षरों की सहायता से, अक्षरों के माध्यम से, अक्षरों के आधार पर यह अनेक लिपियां बनी। उनके अक्षर भी विभिन्न थे। जैसे कि अनेक भाषाएं अलग अलग हैं, तो उनके जो अनेक लिपियां बनी वह अलग अलग बनी, और उनके जो अक्षर हैं वह भी कैसे हैं? विभिन्न है। जैसे कि आप अंग्रेजी लिखते हो तो उसकी जो लिपि है वह अलग है, उसके अक्षर अलग है। हिंदी लिखते हो उसके अक्षर अलग है, उसकी लिपि अलग है। आप कन्नड़ा लिखते हो उसकी लिपि अलग है, उसके अक्षर अलग है। तो लेखक हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि जैसे कि मनुष्य का तेजी से विकास हुआ तो अनेक लिपियां बनी, उनके अक्षर भी विभिन्न थे। हर अक्षर जो हम आज पढ़ते और लिखते हैं उनकी एक कहानी है। आज मैं आपको पढ़ा पा रही हूं, यह किसकी सहायता से? अक्षरों की सहायता से। आज आप पढ़ पा रहे हैं, किसकी सहायता से? अक्षरों की सहायता से। तो लेखक हमें यह बताते हैं कि हर जो अक्षर है जो आज हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनकी एक कहानी है। हर एक अक्षर की अलग अलग कहानी है। ऐसा इस पाठ के माध्यम से लेखक गुणाकर मूले जी ने कहा है। हमें अक्षरों की कहानी का ज्ञान होना चाहिए। लेखक जो है वह हमें यह बताते हैं कि हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने अक्षरों का महत्व यह पाठ देखा, जो कि इस पाठ के जो लेखक हैं वह कौन है? बताइए आप मुझे। जी हाँ, गुणाकर मूले जी हैं। तो
अक्षरों का महत्व इस पाठ के द्वारा गुणाकार मूले जी ने हमें यह बताया है कि हमारे आसपास आज विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं, तो यह विभिन्न प्रकार की पुस्तकें जो है वह करोड़ों की तादाद में छप चुकी है और प्रतिदिन यानी कि हर रोज अनेक पुस्तकें क्या होती है, छपती जाती है। और अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। अक्षरों का अगर हमें ज्ञान नहीं है तो आज हम कुछ भी नहीं है। आज हम जो भी कुछ है, आज हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, यह सारी चीजें किसकी सहायता से हो रही है, केवल और केवल अक्षरों के माध्यम से। तो अक्षरों का महत्व जो है वह हमें गुणाकार मूले जी ने इस पाठ की सहायता से बताया है। तो हमें अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। यह हमने आज अक्षरों का महत्व इस पाठ के द्वारा सीखा है। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।